1972 की BWC और 1992 की CWC संधि पर क्रमश का मतलब पहले इसकी बात है और बाद में इसकी बात है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए। बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछली पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि CWC संधि कब प्रभावी हुई, तो यहां से बहुत सी चीजें आप लोगों को याद करनी। सबसे पहले BWC की संधि कब हुई थी, 1972। इसमें कितने ऐड कर दीजिए, 20 प्लस कर दीजिए। CWC की संधि कब हुई थी, 1992। ये प्रश्न में ही उत्तर है, देखो, यानी कि ये प्रश्न जो दे रखा है ये भी याद रखना, क्योंकि उल्टा भी तो पूछा जा सकता है प्रश्न। अब प्रश्न क्या है, कितने देशों ने हस्ताक्षर किए, तो BWC पर हस्ताक्षर किए थे 155 में, लेकिन 155 यहां भी है और 155 यहां भी है। और 1992 में जो CWC की संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे 181 में, 181 ने, तो इसका उत्तर तो हो गया 2। कितनी बातें याद रखनी है, पहले B आता है इसलिए BWC, बाद में C आता है इसलिए CWC। तो ये हो गई 1972 की और ये हो गई 1992 की, 1992। 20 वर्षों का अंतर है A और B और B के बाद में C। दूसरी बात, इसके ऊपर हस्ताक्षर किए पहली वाली पे कम किए, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि पहले कम लोग जुड़ते हैं और बाद में धीरे धीरे ज्यादा जुड़ते हैं। और इस पे किए थे 181, 181 ने। अब इनका पूरा नाम भी आप लोगों को याद रखना है। BWC का पूरा नाम आप लोगों को याद रखना है, और BWC का पूरा नाम है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंस। मैं लिख देता हूं, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। बी का मतलब बायोलॉजिकल, डब्ल्यू का मतलब वेपन्स और सी का मतलब कन्वेंशन। इसको हिंदी में हम जैविक हथियार संधि भी कहते हैं। बायोलॉजिकल यानी जैविक हथियार संधि, जैविक हथियार संधि। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको नाम याद होना चाहिए। ये तो किसकी है, BWC, BWC। अब दूसरा CWC का पूरा नाम, CWC का पूरा नाम मैं यहां लिख देता हूं, CWC। C का मतलब यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है केमिकल, बस इतना ही चेंज होगा, केमिकल, केमिकल वेपन्स, वेपन्स कन्वेंशन, कन्वेंशन। हिंदी में इसका नाम हो गया केमिकल यानी रासायनिक, रासायनिक हथियार संधि, रासायनिक हथियार संधि। देखिए रासायनिक हथियार संधि, ये दो संधियों के नाम है। ये दोनों संधियां ध्यान रखना किससे संबंधित है, अस्त्र नियंत्रण की है या निशस्त्रीकरण की, निशस्त्रीकरण की। कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आना, उनको जो है बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना। तो कितनी बातें हो गई, नंबर 1 प्रश्न, नंबर 2 प्रश्न, नंबर 3 प्रश्न, ऐसे तैयार करने इनको। अगला, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना शिक्षा मंत्री पहले मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक थे और उनका नाम तो था मौलाना अब्दुल कलाम। ध्यान रखना APJ अब्दुल कलाम भी विकल्प दिया जा सकता है, लेकिन वो नहीं थे, मौलाना अब्दुल कलाम। शिक्षा मंत्री तो मौलाना अब्दुल कलाम थे। लेकिन प्रश्न यदि आपसे ऐसे पूछ लिया कि पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमृता कौर। तो ध्यान रखना पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर। और यदि आपसे पूछ ले कि देश के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या उत्तर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि खाद्य सूचना, पहले मंत्रिमंडल में खाद्य और सूचना मंत्रालय किसके पास में था, तब आप लोगों का कृषि भी यदि साथ में पूछ ले, कृषि खाद्य और सूचना मंत्रालय किसके पास में था, तो आपका उत्तर हो जाएगा रफी अहमद। प्रश्न 1 था, लेकिन हमने कितने प्रश्न देख लिए, इसमें 4 प्रश्न देख लिए। तो ठीक से प्रश्न को पढ़ना, क्या पूछा जा रहा, शिक्षा मंत्री पूछेंगे तो उत्तर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम। यही यदि लिख देते स्वास्थ्य मंत्री तो उत्तर हो जाता राजकुमारी अमृता कौर। यही यदि हम लिख देते कृषि खाद्य और सूचना मंत्री तो उत्तर हो जाता रफी अहमद। यहां हम लिख देते विदेश मंत्री कौन थे, तो प्रश्न हो जाता पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़िए। मुरारजी देसाई के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, छांटिए। मुरारजी देसाई की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी रहे थे। मुंबई के आप
मुख्यमंत्री भी रहे थे और बड़े लोकप्रिय नेता थे, लेकिन पंडित नेहरू के निधन के बाद ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद भी ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो काफी चर्चित चेहरा रहा है मोरारजी देसाई। आइए एक एक बात करते हैं। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री, बिल्कुल बात सही है। 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, उस जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बने थे? जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे, ये पहले गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं थे, क्योंकि पार्टी तो इनकी मूलतः कांग्रेसी थी, लेकिन ये गैर कांग्रेसी दल, और गैर कांग्रेसी दल कौन सा था? जनता पार्टी, उसके आप प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल कथन सही है। भारत के द्वितीय उप प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही है। 1967 में जब इंदिरा गांधी चौथे आम चुनाव में देश की प्रधानमंत्री बनती है, तो इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। द्वितीय क्यों कहेंगे? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो बिल्कुल यह कथन भी सही है। बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल यह बात भी सही है। भारतीय लोक दल के संस्थापक थे, यह बात सही नहीं है और यह कथन गलत है। और आप जानते हैं कि भारतीय लोक दल के संस्थापक कौन थे? अभी हमने बात की है, चौधरी चरण सिंह। तो मुझे लगा कि सारी चीजें आपके समझ में आ रही होगी और प्रश्नों की गुणवत्ता भी आपको अच्छी लग रही होगी। 25 जून 1975, बिल्कुल तथ्य पहला तो हमें याद ही होना चाहिए। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुई थी या किस राष्ट्रपति ने की थी? इस प्रश्न में जो उत्तर है वो आपको याद रखना है। पहली बात, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत हुई? अनुच्छेद 352। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस तिथि को हुई थी? 25 जून 1975 को। और अब उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उसका उत्तर तो आपके है अ, फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। वीवी गिरी के बारे में यदि हम बात करें तो वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, और इन्होंने जाकिर हुसैन के निधन के बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति हम कह सकते हैं, राष्ट्रपति के रूप में। हालांकि संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। 1969 में जो चुनाव हुए थे, उसमें नीलम संजीव रेड्डी को इन्होंने पराजित किया था। नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, 1969 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, लेकिन पराजित हुए थे। लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। और ध्यान रखना, नीलम संजीव रेड्डी उसके बाद में 1987 में निर्विरोध देश के क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन के बारे में हम बात करें तो 1967 में जाकिर हुसैन का निधन हो गया था। भारत के राष्ट्रपति थे। और फखरुद्दीन अली अहमद भारत के जो है राष्ट्रपति बने थे 1974 में, और 1977 में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। 1977 में इनका निधन हो गया था। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। 87 शायद मैंने बोल दिया होगा, तो 87 सही नहीं था, 77 था नीलम संजीव रेड्डी, बिल्कुल इनके निधन के बाद में। चलिए, तो दो राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। 1974 में वीवी गिरी के बाद ये बने थे और 1977 में इनका निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली जगह, पार्टी की सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। तो प्रश्न है कि सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा किस पार्टी का था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गेट, जिसकी स्थापना 1948 में हुई, इसका उत्तराधिकारी संगठन है। तो इसका उत्तराधिकारी संगठन तो है WTO। आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है, WTO का पूरा नाम लिखिए, विश्व व्यापार संगठन। आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि WTO का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 1995,
1995 में इसका गठन किया गया। गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना कर दी गई, इसलिए गैट का उत्तराधिकारी संगठन डब्ल्यूटीओ है। जैसे राष्ट्रसंघ का उत्तराधिकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक इसी प्रकार से गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखना, आपसे यदि पूरी फुल फॉर्म पूछ ली जाए गैट की, कि गैट का पूरा नाम लिखिए, तब उत्तर होगा जी का मतलब जनरल, ए का मतलब एग्रीमेंट ऑन, टी का मतलब ट्रेड और टी का मतलब एंड टैरिफ। ये पूरा नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से। देखिए उत्तर ही आ गया, किसकी मध्यस्थता से हुआ? विश्व बैंक। कब हुआ? 1960 में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के शासक थे अयूब खान। ये ऐसे लिखना है। और देश की यदि हम बात करें, देश पूछे तब देश लिखना है, भारत या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए आगे, भूमि सुधार का सबसे महत्वपूर्ण और वह सफल प्रयास क्या करना था? यानी कि भूमि सुधार हेतु सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सफल प्रयास कौन सा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये एनसीईआरटी में एक बार पूछा गया है, जब 2012 से 2017 तक एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू था। इसका उत्तर होगा जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। ये इतना लिखना है। तो एक नंबर का फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। एक नंबर का प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आते थे, कि भूमि सुधार हेतु सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास सरकार का कौन सा था? तब इसका उत्तर होगा जमींदारी प्रथा को क्या करना? समाप्त करना। अगला, जनता पार्टी की सरकार ने बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया। एक प्रश्न का उत्तर तो इसी में हो गया। मंडल आयोग का गठन किस पार्टी ने किया? जनता पार्टी ने। किसकी अध्यक्षता में किया? बिंदवेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया। इसलिए इस आयोग को किस नाम से जानते हैं? मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। मंडल आयोग का गठन अब पूछ रहा है, खाली जगह में किया तथा इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो कब किया? 1978 में। बहुत ठीक से याद रखना, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में। शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया? 1977 मई में ही, क्योंकि आते ही जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले तो आपातकाल की जांच करने के लिए जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह जांच आयोग का गठन किया गया। शाह जांच आयोग का गठन किया गया। तो एक तो बात यह ध्यान रखनी है। लेकिन मंडल आयोग का गठन 1978 में, और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में रिपोर्ट दी, जिसको लागू कब किया गया था? अगस्त 1990 में लागू किया। किस पार्टी ने? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय मोर्चा की जो पार्टी थी, कौन थे प्रधानमंत्री? वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपके एक एक नंबर के प्रश्न, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 आएंगे एमसीक्यू, 6 रिक्त स्थान की पूर्ति, और 12 आएंगे वन लाइनर क्वेश्चन। टोटल 30 नंबर का पार्ट है। इनकी आपके 40% प्रश्न यही है भाग अ में, खंड अ में। देखिए, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। पूरी दुनिया में व्लादिमीर लेनिन, पुतिन मत लिख देना, लेनिन। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे लेनिन। 1917 में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि लेनिन की पार्टी का नाम बोल्शेविक पार्टी था। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी कौन थे? लेनिन थे। और साम्यवाद को धरातल पर लागू करने वाले व्यक्ति भी कौन थे? लेनिन थे। हम कह सकते हैं कि रूस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हम कहेंगे जो बोल्शेविक क्रांति के बाद में पहले शासक कौन थे? लेनिन थे। और जो सोवियत संघ गणराज्य जो बना था 1917 से 1924 तक ये शासक रहे थे। और सोवियत संघ का गठन, सोवियत संघ जो बनाया गया था, ये 1992 में बनाया गया था। और ये किसने बनाया था? लेनिन ने ही बनाया था। सारी बातें आपको ध्यान रखनी। लेकिन ऐसा प्रश्न आए तो उसका उत्तर केवल इतना लिखना है, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रणेता व्लादिमीर लेनिन थे। दूसरा,
सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था 1979 में, और यह बहुत महंगा पड़ा था सोवियत संघ के लिए, बहुत नुकसान हुआ था सोवियत संघ को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का। सोवियत संघ के विघटन का तत्कालीन कारण कौन सा था? देखिए कारण कैसा पूछा है, तत्कालीन कारण का मतलब क्या होता है? 1857 की क्रांति के कारण तो खूब थे, लेकिन जो चर्बी वाले कारतूस वाली जो घटना थी उसको हम तत्कालीन कारण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सोवियत संघ के विघटन के कारण तो बहुत थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन का जो तत्कालीन कारण था वो था राष्ट्रवादी भावनाएं, राष्ट्रवादी भावनाओं व संप्रभुता, राष्ट्रवादी भावनाओं तथा संप्रभुता की इच्छा का उदय, इच्छा का उदय। यानी कि सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उन गणराज्यों की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का उत्थान हो गया, संप्रभुता की भावना का उभार हो गया। उभार कह सकते हैं हम, उदय की जगह उभार। अर्थात उन लोगों को लगा कि भाई हमारा एक अलग से स्वतंत्र देश है, हम किसी के अधीन क्यों रहें, तो इसको हम कह सकते हैं राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। और संप्रभुता यानी उन देशों ने कहा कि हम तो स्वयं संप्रभु देश है, हम यूएसएसआर के अधीन नहीं रहेंगे, हमारा स्वतंत्र देश होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोवियत संघ से अलग हो गए, और यह सोवियत संघ के बिखरने के सबसे बड़े कारण था, सबसे तत्कालीन कारण था। किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सारे कारणों के बावजूद भी सोवियत संघ का विघटन नहीं होता यदि सोवियत संघ के गणराज्यों की जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार नहीं होता। आपको केवल सटीक उत्तर लिखना है। तत्कालीन कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार। चलिए, आदिवासियों के हितों से जुड़ी संस्था वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल, काउंसिल होगा यहां पर, शायद थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, काउंसिल का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 1975। पिछली बार क्या प्रश्न पूछा गया था? 1975 में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करने वाली किस संस्था का गठन किया गया? तो आपको इस संगठन का नाम भी याद रखना, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा गया था, तो ये चीजें आप लोगों को याद रहनी चाहिए। दूसरा, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या क्या शामिल है? यह भी पिछली बार पूछा गया, फिर भी हमने लिया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप, दूसरा बाहरी अंतरिक्ष, तीसरा समुद्री सतह, चौथा हो जाएगा आप लोगों के चौथा जो इसमें पॉइंट होगा वो होगा आप लोगों के समुद्री सतह हो गया, बाहरी अंतरिक्ष हो गया, वायुमंडल। एक सेकंड आप लोग बने रहे क्लास के अंदर। तो वायुमंडल ये जो है आप लोगों के कितने हो गए? 4 हो गए। अंटार्कटिका महाद्वीप, बाहरी अंतरिक्ष, समुद्री सतह, वायुमंडल। यह प्रश्न पिछली बार पूछा गया, फिर भी हमने लिया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाई चांस आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की जो साझी संपदा है, इस साझी संपदा को किन कारणों से सबसे अधिक नुकसान हुआ है, तो साझी संपदा का आकार घट रहा है। साझी संपदा के आकार के घटने के कौन से कारण हैं? साझी संपदा के आकार के घटने के कारण, तो साझी संपदा के आकार के घटने का पहला कारण है गहनतर खेती, अत्यधिक जो खेती की जा रही है, निजीकरण, बढ़ती आबादी और पारिस्थितिकीय का नुकसान। ये 4 कारण है जिसके कारण पूरी दुनिया में जो साझी संपदा है इनका आकार लगातार क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। ये दोनों मैंने साथ साथ आपको क्यों बताए? बताने का कारण कि प्रश्न क्या पूछे और क्या उत्तर लिखना है, मन से टिप्पे नहीं मारने।
विश्व की साझी संपदा यह है, और विश्व की साझी संपदा के आकार घटने के कारण यदि पूछ ले तो यह कारण है अत्यधिक खेती, निजीकरण, बढ़ती आबादी और पारिस्थितिकीय तंत्र का नुकसान है। अगला, भारत ने आर्थिक सुधारों की नीति कब अपनाई? 1999। और आप जानते हैं इसे राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और देश के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, लेकिन आपको केवल 1991। अंतिम प्रश्न, वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव लिखिए। कोई भी सांस्कृतिक प्रभाव हम लोग लिख सकते हैं, नकारात्मक सकारात्मक पूछा नहीं तो कोई भी लिख सकते हैं। जैसे विश्व की, नकारात्मक ही लिखिए, वास्तव में तो नुकसान हुआ है। विश्व की समृद्ध संस्कृतियों, विश्व की समृद्ध संस्कृतियों को खतरा, क्योंकि वैश्वीकरण के नाम से पाश्चात्य संस्कृतियों को थोपा जा रहा है, जिसके कारण विश्व की जो समृद्ध संस्कृतियां हैं, प्राचीन जो संस्कृतियां हैं, वो लगभग समाप्त होती जा रही है। दूसरा, विश्व संस्कृति के नाम पर, विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति को थोपा जा रहा था। पश्चिमी संस्कृति को थोपा जा रहा है। जो हमारी पुरातन जो संस्कृति है, पीढ़ियों से जिस संस्कृति को हमने संवार कर रखा है, वो लगभग क्या होती जा रही है? समाप्त होती जा रही है। सकारात्मक पूछे तो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण को बढ़ावा मिल रहा है और हमारी पसंद नापसंद में भी वृद्धि हो रही है।